कहां चर्चा चल रही थी हमारी? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में अभी तक के डिस्कशन में हमने वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट और उसकी फर्स्ट यूनिट पे हमने बात स्टार्ट की थी वर्किंग कैपिटल का असेसमेंट और वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन। और वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन यानी वर्किंग कैपिटल नीड कैलकुलेट करने के लिए हमने फर्स्ट मेथड ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मेथड डिस्कस किया। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मेथड से हम कंप्लीट रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल का अमाउंट जो कि हमें पूरे एक साल के लिए वर्किंग कैपिटल की नीड है वो कैलकुलेट करते हैं, जिसमें ये एक अजम्पशन के साथ चलते हैं कि हम पूरे ईयर में जितना भी ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकर करते हैं वो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारे उस पूरे 1 ईयर में रन होने वाले सारे साइकिल्स की कॉस्ट है। वो पूरी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारे पास आ रही है उससे हम चेक करेंगे कि हमने उस ऑपरेटिंग कॉस्ट में कितने साइकिल रन किए। ऑपरेटिंग साइकिल दैट स्टार्ट विद द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड एंड एट कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, वो हमारा एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है। यदि हमारा एक ऑपरेटिंग साइकिल से 3 मंथ का है तो इसका मतलब इन 1 ईयर इन टोटल हम 4 साइकिल्स रन करेंगे और उन 4 साइकिल्स को रन करने के लिए जो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा वो हमें ईयर एंड पे हम कैलकुलेट करके लाएंगे। तो एक साइकिल को रन करने के लिए जितना हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट लगता है, एक साइकिल में जितना ऑपरेटिंग कॉस्ट लगता है दैट विल बी आवर टोटल नीडेड वर्किंग कैपिटल, जिससे हम सारे साइकिल्स रन कर सकते हैं और पूरा साल मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट होगा वो इन्वेस्टेड वर्किंग कैपिटल रिलीज होगी और उस रिलीज्ड वर्किंग कैपिटल से हम अपना सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी साइकिल्स हम रन करना चाहते हैं उसी अमाउंट से, उसी वर्किंग कैपिटल से हम रन कर सकते हैं। तो हमें अल्टीमेटली एक ऑपरेटिंग साइकिल को रन करने के लिए जो फंड नीडेड है वो आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए 2 बेसिक इंफॉर्मेशन की जरूरत है। फर्स्ट, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द ईयर। सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल्स इन अ ईयर। तो नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए हम ये देख रहे हैं कि हमारा साइकिल कैसे बन रहा है। तो हमारा साइकिल बनता है रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, डेटर्स। मतलब अ फंड रिमेन ब्लॉक्ड इन रॉ मटेरियल फॉर सम डेज और सम मंथ्स, देन वो हमारा फंड ब्लॉक होता है प्रोसेसिंग पीरियड में, फिर हमारा फंड ब्लॉक होता है फिनिश गुड्स में, देन डेटर्स को क्रेडिट सेल करने के बाद डेटर से कलेक्शन में जो टाइम लगता है उसमें हमारा फंड ब्लॉक होता है। तो हमने ये सारा टाइम कैलकुलेट कर लिया कि अल्टीमेटली रॉ मटेरियल परचेज करने से डेटर से कलेक्शन लाने तक हमें टाइम कितना लग रहा है। वो टाइम हमारा एक ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का टाइम हो गया। उसमें से हम क्रेडिटर्स का पेमेंट यदि डिले कर रहे हैं, क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं, तो जितना टाइम हमें वहां बच रहा है वो माइनस करते हैं। तो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड यानी O कैलकुलेट होता है रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, WIP कन्वर्जन पीरियड, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड माइनस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। इससे हमें पता चलेगा कि हमारा एक ऑपरेटिंग साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट होता है और फिर उसके बेसिस पे आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि एक साल में आप टोटल कितने साइकिल्स रन करोगे। यदि ये साइकिल, ये ऑपरेटिंग पीरियड, ये ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड डेज में आ रहा है तो 365 डिवाइडेड बाय डेज ऑफ 1 ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, आपको नंबर ऑफ साइकिल्स पता चलेंगे। इफ इट इज इन मंथ्स सो 12 डिवाइडेड बाय सच मंथ्स हमें ऑपरेटिंग साइकिल पता चले। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स आने के बाद पूरे साल की ऑपरेटिंग कॉस्ट को नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल से हम डिवाइड करते हैं तो हमें एक ऑपरेटिंग साइकिल का वर्किंग कैपिटल पता चल रहा है और वही हमारी वर्किंग कैपिटल नीड है। ये कॉन्सेप्ट हमने पूरा डिस्कस किया था। RWFD एंड C ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय एवरेज कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल पर डे। कन्वर्जन पीरियड, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे।
F finished goods storage period, average stock of finished goods divided by cost of goods sold per day. D debtors collection period, average receivables divided by credit sales per day. C creditors payment period, average payables divided by average credit purchase per day. इसमें कुछ assumptions हम यहां लेके चलते हैं. यदि हमारे पास स्टॉक्स एवरेज स्टॉक निकालना है, एवरेज की इंफॉर्मेशन नहीं है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 इससे एवरेज आ जाता है. हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो क्लोजिंग होगा उसी को हम ओपनिंग अज्यूम करेंगे और फिर एवरेज निकालेंगे. तो देन ऑब्वियसली जितना क्लोजिंग है वही हमारा एवरेज निकल जाएगा. नेक्स्ट, जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं करेंगे, और जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करेंगे तो उसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं करेंगे. यहां तक सारा पॉइंट क्लियर जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था फर्स्ट मेथड. इस पे पहले एक क्वेश्चन करते हैं. बहुत बेसिक सा पार्ट है ये, और एज फार एज क्वेश्चन इज कंसर्न तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास. बहुत सिंपल स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट भी हमने कैलकुलेट करना समझा था कैसे बनाना है, और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस के आने के चांसेस होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली कम से 10% चांस है कि इस तरह का क्वेश्चन हमें मिलता है. तो लेट्स टेक अ क्वेश्चन ऑन दिस पार्ट. नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड एंड नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर, ये हमें कैलकुलेट करना है. इंफॉर्मेशन को एक बार रीड करें क्या क्या दिया हुआ है. रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्टली अवेलेबल है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी सीधा दे दिया, एवरेज WIP भी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है, एवरेज फिनिश गुड्स भी है, एवरेज कलेक्शन पीरियड भी दे रखा है, एवरेज क्रेडिट पीरियड भी दे रखा है, नंबर ऑफ डेज इन ईयर भी दे रखा है. अभी क्या करना है, मजाक कर लें इसमें थोड़ा सा, तो थोड़ी सी मजाक फटाफट से कर लें. सबसे पहले आर रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड. व्हाट विल बी द रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, लिखेंगे प्रॉपरली, लिखेंगे रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड. एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय कंजम्पशन पर डे. एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तो डायरेक्टली गिवन है 50,000. कंजम्पशन पर डे, तो टोटल कंजम्पशन ऑफ द ईयर इज गिवन. टोटल कंजम्पशन ऑफ द ईयर इज 6 लाख. इसका पर डे में कन्वर्ट करना है, तो नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर इज 360. तो पर डे आ गया आपका 6 लाख डिवाइडेड बाय 360. पूरा डायरेक्ट मल्टीप्लाई, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे फाइनल फिगर निकाल के लाओ, ताकि वो फ्रैक्शन का प्रॉब्लम खत्म हो जाए हमारे पास. कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, 50,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 360. वो 360 नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा. क्या आ रहा है 30 डेज. W एवरेज स्टॉक ऑफ WIP डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे. स्टॉक ऑफ WIP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन.
21 पॉइंट राउंड ऑफ कर लें 22 डेज। एफ एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स divided by cost of goods sold per day। Stock of finished goods 40, goods sold 8 lakh। डी डेटर्स कलेक्शन पीरियड या एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स पर डे। एवरेज कलेक्शन पीरियड तो गिवन ही है डायरेक्टली 45 डेज, तो इट्स 45 टोटल 30 प्लस 22 प्लस 18 प्लस 45 115 लेस सी क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड डायरेक्टली गिवन है 30 डेज। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 85 डेज। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इज 85 डेज। नेक्स्ट चाहिए नंबर ऑफ साइकिल्स इन अ ईयर। थ्री 360 डिवाइडेड बाई 85 4.23। आप आंसर यहीं पे दे दें 4.23। इसको राउंड ऑफ ना करें, 5 साइकिल्स बहुत ज्यादा हो गए, एग्जैक्टली 5 साइकिल्स नहीं बनेंगे ना, 4 एग्जैक्ट साइकिल, तो नंबर ऑफ साइकिल्स आपको फ्रैक्शन में देने होंगे। तो नंबर ऑफ साइकिल्स 4.23 टाइम्स। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखा रहा हूं। ईयर 2 का वर्किंग कैपिटल निकालना है, तो इसमें भी सारी इंफॉर्मेशन है। ईयर 1 ईयर 2, यदि ईयर 1 ईयर 2 है तो क्या ये ओपनिंग और क्लोजिंग है? नहीं, ईयर गिवन नहीं है, तो दोनों ईयर को सेपरेट कंसीडर करना है। इंडिविजुअली ईयर 1 का भी निकाल सकते हैं, ईयर 2 का भी। तो यहां पे जो गिवन है वही उनका एवरेज है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली है। पहले रॉ मटेरियल, तो कंजम्पशन चाहिए, कंजम्पशन है हमारे पास, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। बचपन में याद करो, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ आर सेम, तो आपके पास कंजम्पशन इज इक्वल टू ओनली परचेज, सो ये परचेजेस विल बी इक्वल टू कंजम्पशन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड प्लस वेजेस प्लस ओपनिंग ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग ऑफ WIP। नीदर वेजेस इज प्रोवाइडेड, ना ही मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हमारे पास है, तो कंजम्पशन में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, प्लस ओपनिंग ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग। ना सर ऐसा तो कैसे हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स तो रहे होंगे, वेजेस तो हुई होगी, तो वो तो प्लस डेफिनेटली होना ही चाहिए, तो उसके बिना तो आगे नहीं जा सकते। तो यहां फिर अजम्पशन जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ही हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मानेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG माइनस ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये दोनों तो इक्वल हैं, तो ये तो जीरो हो गए, और यदि ये जीरो हो गए तो COP इज इक्वल टू COGS। इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि पर कंजम्पशन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बीच में तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स एंड वेजेस होनी चाहिए, लेकिन COGS एंड COP के बीच में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बीच में सिर्फ फिनिश गुड्स का प्लस माइनस है और वो इक्वल है। दैट मींस COGS इज इक्वल टू COP। सेल्स गिवन है, डेटर्स के लिए क्रेडिट सेल्स चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो टोटल सेल्स विल बी अज्यूम्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, यही हमारी क्रेडिट सेल्स भी हो जाए। तो कुछ अजम्पशन, यस अजम्पशंस हमें बहुत सारी लेनी पड़ेंगी, अजम्पशंस के बेसिस पे ही एस्टिमेशन पॉसिबल हो पाता है। तो यहां भी हमने कुछ अजम्पशंस के साथ एस्टिमेशन किया, ये हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। सिंपल पार्ट, यस बहुत इजी पार्ट था, बहुत सिंपल पार्ट था, इसको ज्यादा आगे स्ट्रेच अभी नहीं करते हैं, और अब मेन पार्ट पे आ जाते हैं, एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। हमारा नेक्स्ट मेथड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, सबसे ज्यादा चांसेस यहीं से हैं हमारे पास एक कंप्लीट क्वेश्चन मिलने के। अभी हमने जो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन किया, उसमें हमारे पास वर्किंग कैपिटल का एक लमसम कंप्लीट सिंगल अमाउंट निकल के आया कि व्हाट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज नीडेड। बट जब हम बैंक के पास फाइनेंस के लिए जाते हैं, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन क्यों कर रहे हो? ये मालूम करने के लिए कि कितना फंड्स चाहिए वर्किंग कैपिटल में, और जो फंड्स चाहिए वो कहां से आएगा, कहीं से तो फंड्स अरेंज करोगे। से हम जा रहे हैं बैंक फाइनेंस, बहुत कॉमन सोर्स होता है वर्किंग कैपिटल फंडिंग के लिए। हम बैंक के पास जब वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के लिए जाते हैं तो बैंक हमसे हमारा वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन मांगता है। जब हम उसे एस्टिमेशन देंगे तो हमें उसे डिटेल एस्टिमेशन देना है, मतलब ईच एंड एवरी कंपोनेंट वाइज, क्या वर्किंग कैपिटल में कौन कौन से करंट एसेट्स में कितना कितना अमाउंट ब्लॉक एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितना अमाउंट आपको रॉ मटेरियल की स्टोरेज के लिए चाहिए, कितना वर्किंग कैपिटल आपको WIP के लिए चाहिए, कितना फिनिश गुड्स के लिए। इन शॉर्ट हर इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ करंट एसेट के लिए आपको कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए। फिर करंट लायबिलिटी आप कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल
डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि आप उनका पैसा रोक के रखे हो। देन बैंक विल डिसाइड कि आप जो एस्टिमेट करके दे रहे हो कि वी नीड दिस मच अमाउंट फॉर रॉ मटेरियल, दिस मच अमाउंट ऑफ WIP और फिनिश गुड्स और डेटर्स, देन बैंक विल डिसाइड कि आपको आपके एस्टिमेटेड अमाउंट में से कितना फाइनेंस वो अलाउ करेगी, कितनी लिमिट आपको अलाउ करेगी, कितना, यदि आप ओडी ले रहे हो तो कितना ओडी अलाउ करेगी, आप सीसी कर रहे हो, कैश क्रेडिट ले रहे हो तो कितना क्रेडिट देगी। दैट टोटली डिपेंड ऑन योर एस्टिमेशन एंड बैंक्स मार्जिन पॉलिसी, सेफ्टी मार्जिन। बैंक वर्किंग कैपिटल का जब फाइनेंस करती है तो वो हाइपोथिकेशन बेसिस पे करती है। हम कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करते हैं लोन लेने के लिए, हम कोई भी असेट प्लेज करते हैं लोन लेने के लिए, तो क्या जितने की असेट होती है उतना लोन मिल जाता है? नहीं मिलता, उससे थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि उस असेट की वैल्यू में जो फ्लक्चुएशंस पॉसिबल होते हैं उन फ्लक्चुएशन का वो मार्जिन रख के आपको लोन देते। यदि मैं बैंक को बोलता हूं कि मेरे 5 लाख रुपीस के डेटर्स ऑन एन एवरेज रहते हैं, मुझे फाइनेंस चाहिए, तो बैंक विल एनालाइज कि आप 5 लाख का डेटर बोल रहे हो, क्या इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है? नहीं सर, हमने हटा दिया। गुड। क्या इसमें कोई ऐसा एक्सपेंसेस इंक्लूड है जो आपकी जेब से खर्च नहीं होगा? क्या आपके पूरे डेटर्स आपको कैश कन्वर्ट करके दे देंगे? बैंक को भी तो सेफ्टी चाहिए। तो बैंक ने बोला यार आप जितना डेटर के लिए वर्किंग कैपिटल मांग रहे हो ना, हम उसका 80% फाइनेंस करेंगे, 20% मार्जिन कट। तो उस केस में बैंक को आपके कंपोनेंट वाइज वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन चाहिए। तो हम यहां पे अब इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल यानी करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी और उनके भी इंडिविजुअल कंपोनेंट यानी रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, डेटर्स, कैश, लिक्विड कैश, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिटर्स, बिल्स पे, इन सब का इंडिविजुअल एस्टिमेशन करके देंगे कि इस तरह से ये है हमारा पूरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का एस्टिमेशन। एंड देन बैंक आपको फाइनेंस डिसाइड करेगी। अब वो इंडिविजुअल कंपोनेंट वाइज वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन कैसे होगा, उसी डिस्कशन पे आते हैं। वही मेन हमारा सबसे टॉपिक है। पहले हम करंट असेट पे चलते हैं और करंट असेट के एक कंपोनेंट की कैलकुलेशन को डिटेल में समझते हैं। हमारी पहली करंट असेट का कैलकुलेशन, फर्स्ट करंट असेट, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यहां कौन सा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आप कैलकुलेट कर रहे हो, ओपनिंग या क्लोजिंग? यहां हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कि एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे गोडाउन में कितना रॉ मटेरियल, कितनी वैल्यू का रॉ मटेरियल रहता है। जितना रॉ मटेरियल आपके गोडाउन में ब्लॉक हुआ है, जितना रॉ मटेरियल आपने गोडाउन में स्टोर किया है, उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको इन्वेस्ट करके चलनी पड़ेगी। 5 लाख का स्टॉक रहता है सर हमेशा हमारा, तो यू नीड 5 लाख रुपीज फॉर परचेजिंग एंड स्टोरिंग दैट रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल गोडाउन से निकल के, स्टोर रूम से निकल के कंजम्पशन में चला गया वो तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन जो रॉ मटेरियल अभी भी स्टोर रूम में स्टोर्ड है उसी के लिए तो फाइनेंस चाहिए। मैंने जितना रॉ मटेरियल खरीदा, क्या वो पूरा रॉ मटेरियल खरीदने के लिए फाइनेंस मांगू? बोला हाँ सर। नहीं सर, उस रॉ मटेरियल के तो 3-4 पार्ट हो गए। आउट ऑफ दैट रॉ मटेरियल सम पार्ट रिमेन इन गोडाउन, some goes in production, some included in the finished goods, some included in debtors who were sold। तो हमें क्या चाहिए, हमें हर कंपोनेंट का इंडिविजुअल वैल्यूएशन करना है ना। तो मुझे पहले स्टेज पे ये मालूम करना है कि मेरा इन्वेंट्री कितना होता है। इन्वेंट्री यानी एट द एंड ऑफ द पीरियड बचा हुआ क्या पड़ा है, कहां? रॉ मटेरियल में, WIP में, फिनिश गुड्स में, तीनों जगह मेरा कितना कितना स्टॉक बचा हुआ है।
और जो स्टॉक मेरा वहां बचा हुआ पड़ा है उसकी वैल्यू कितनी है। वैल्यू के लिए तो कैलकुलेशन, वैल्यू का कैलकुलेशन करके ही तो बैंक को दिखाओगे कि आई हैव और आई यूज टू होल्ड दिस मच रॉ मटेरियल थ्रू आउट द पीरियड और दिस मच WIP थ्रू आउट द पीरियड। तो उनकी कैलकुलेशन में पहला कंपोनेंट स्टॉक। तो यहां जो भी स्टॉक हम निकाल रहे हैं, याद रखिएगा कौन सा स्टॉक निकाल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक। मैं आपको बहुत बार पहले ही बोल चुका हूं, जो भी टर्म को मैं 2 बार बोल के थोड़ा सा फोर्स डाल रहा हूं उस पर, तो इसका कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रेलिवेंस आगे आएगा। तो यहां जो हम स्टॉक कैलकुलेट कर रहे हैं, हम जो एस्टिमेशन कर रहे हैं, रॉ मटेरियल के स्टॉक को जो एस्टिमेट कर रहे हैं, हम रॉ मटेरियल के क्लोजिंग स्टॉक का एस्टिमेशन कर रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द पीरियड कितना स्टॉक रॉ मटेरियल का मेरे गोडाउन में रहता है, और जो रॉ मटेरियल का गोडाउन में मेरा स्टॉक रहता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो जब हम स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बोल रहे हैं तो इट्स इंप्लाइड कि हम यहां क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बोल रहे हैं। कैसे पता करें सर गोडाउन में कितना रॉ मटेरियल का स्टॉक रहता है, ऑन एन एवरेज कितना रॉ मटेरियल का स्टॉक हमारा गोडाउन में रहता है, कैसे पता करोगे? कहीं कोई बेस बना है? जब आप एस्टिमेशन कर रहे हो सारी चीजों का, तो सबसे पहला एस्टिमेशन आप ये करो कि आप पूरे साल में सर प्रोडक्शन कितना करोगे, उसी बेसिस पे तो रॉ मटेरियल खरीदोगे। तो पहले तो पूरे साल में प्रोडक्शन कितना करेंगे, तो हमें मिल गया बजटेड प्रोडक्शन ऑफ द ईयर। फिर पूरे साल में जो मैं प्रोडक्शन करूंगा, उस पूरे साल के प्रोडक्शन में टोटल रॉ मटेरियल खर्च कितना होगा, कंज्यूम कितना होगा। सर हम पूरे साल में 10,000 यूनिट्स बनाएंगे। इस स्टोरी को समझना, अपने आप आपकी कैलकुलेशन बाहर आ जाएगी। मैं पूरे 12 महीने में 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा, और उन 10,000 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए मेरा पर यूनिट 12 रुपीज पर यूनिट से रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है, खर्च होता है। मेरी रॉ मटेरियल कॉस्ट है 12 रुपए पर यूनिट। मतलब सर 10,000 यूनिट्स पूरे ईयर में बनानी है, 12 रुपए पर यूनिट यानी 1,20,000 रुपीज का रॉ मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा, खर्च हो जाएगा इस प्रोडक्शन को करने में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सवाल। चलो आपने ये एस्टिमेट कर लिया कि ईयर का प्रोडक्शन कितना है और उस प्रोडक्शन के लिए कितना रॉ मटेरियल लगेगा। सवाल नंबर 2, क्या जितना रॉ मटेरियल लगेगा वो पूरा गोडाउन में लाके रख देते हो? गोडाउन में कितना रॉ मटेरियल रखते हो? किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में यदि मैं आपके स्टोर रूम में चला जाऊं तो आपके स्टोर रूम में कितना रॉ मटेरियल होगा? स्मूथ प्रोडक्शन पॉलिसी रखनी है, रॉ मटेरियल कम भी नहीं होना चाहिए, एक्सेसिव खरीद के भी नहीं रखना चाहिए, एक्सेसिव खरीद के भी नहीं रखना चाहिए। कॉस्टिंग में पढ़ के आए थे थोड़ा सा। स्टॉक लेवल मैक्सिमम कितना रखेंगे, मिनिमम कितना रखेंगे। मैं यहां पे ऑन एन एवरेज मांग रहा हूं, कॉस्टिंग पे नहीं जा रहे। ऑन एन एवरेज कितना स्टॉक गोडाउन में होता है, तो अब वो इंफॉर्मेशन मैं आपको 2 तरह से बता सकता हूं। कैसे? रुपीस नहीं मालूम, मैं आपसे मांग रहा हूं कितना स्टॉक। क्या आप ये बता सकते हो 10,000 का स्टॉक रखूंगा, 15,000 का स्टॉक रखूंगा? यार इररिलेवेंट बात है। 10,000 का स्टॉक रखूंगा या 15,000 का स्टॉक रखूंगा, मैं समझ नहीं आ रहा। किसमें? मुझे यूनिट्स में बताओ ना, कितनी यूनिट्स बनाने का स्टॉक रखोगे। या तो ऐसे बताओ कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे पास 2,000 यूनिट को बनाने का रॉ मटेरियल ऑलवेज गोडाउन में होता है। रेलिवेंट लग रही है इंफॉर्मेशन? यहीं से रेलिवेंट लग रही है कि मेरे पास गोडाउन में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 2,000 यूनिट्स बनाने का स्टॉक होता है।
तो बता दो मुझे कितना स्टॉक रख रहे हो, कितना? 24,000 रुपीज का रॉ मटेरियल। 2000 यूनिट बनाने का स्टॉक हमेशा गोडाउन में होता है, तो कभी भी गोडाउन खोलोगे 2000 यूनिट बनाने का रॉ मटेरियल अंदर होगा। 10,000 यूनिट बनाने का रॉ मटेरियल कितने का? 1,20,000 का। तो 2000 बनाने का कितने का? 24,000। यानी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे यदि गोडाउन में घुसोगे तो वहां 24,000 का माल रखा होगा, 24,000 का रॉ मटेरियल रखा होगा। मुझे इसका फाइनेंस दे दो सर। ये ऑलवेज वही रहता है, खर्च होता है और खरीद के रखता हूं, बना के रखता हूं उतना मैं वहां, सॉर्ट ऑफ मिनिमम सेफ्टी। वहां से कनेक्ट करें, इतना तो हमेशा गोडाउन में होता है। आता है कंजम्पशन में, जाता है कंजम्पशन में और आ जाता है, जाता है कंजम्पशन में और आ जाता है। टोटल खरीदना कितने का है? 1,20 का, 1,20,000 का टोटल खरीदना है। लेकिन वो पूरे साल भर का कंजम्पशन है, गोडाउन में एक साथ नहीं रखता मैं। गोडाउन में कितना रखते हो सर? एक बार में 2,000 का, एक बार में 2,000 यूनिट का। कोई फॉर्मूला चाहिए? चाहिए कोई फॉर्मूला? लॉजिक से क्लियर है ना बात क्या कर रहे हैं हम? पूरे साल का कंजम्पशन पता कर लिया, अब उसमें से ये बता दो कि एक बार में गोडाउन में कितने का होता है। चेंज करता हूं स्टेटमेंट। फिर वही सवाल मेरे पास आता है, सर कितना रॉ मटेरियल गोडाउन में रखते हो? तो मेरे पूरे साल का कंजम्पशन है 1,20,000 रुपीज। पूरे साल में मैं प्रोडक्शन करूंगा 10,000 का, पर यूनिट 12 रुपए का रॉ मटेरियल लगेगा। मेरे पूरे साल का कंजम्पशन है 1,20,000 रुपए का। गोडाउन में कितना रखते हो भाई? सर एटलीस्ट ये रखता हूं कि 2 महीने प्रोडक्शन डिस्टर्ब ना हो। मैं गोडाउन में 2 महीने का रॉ मटेरियल रखता हूं, मैं गोडाउन में 2 महीने का रॉ मटेरियल रखता हूं। कितने का रॉ मटेरियल गोडाउन में है? 20,000 का। 2 महीने का रॉ मटेरियल रखता हूं, 1,20,000 साल भर का है, डिवाइडेड बाय 12। मंथली 10,000 का कंजम्पशन है, मंथली 10,000 का रॉ मटेरियल 2 महीने का रखता हूं, 20,000 का है ना। मिलेगा क्या? मिलेगा गोडाउन में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना रॉ मटेरियल स्टोर रहता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, बेस्ड ऑन 2 फैक्ट्स। फर्स्ट, टोटल ईयर का रॉ मटेरियल कंजम्पशन। सेकेंड फैक्ट, उसमें से स्टोर रूम में कितना, इधर बेस्ड ऑन यूनिट्स और बेस्ड ऑन टाइम। 2 महीने का रखता हूं, 2,000 यूनिट का रखता हूं, तो साल भर का कंजम्पशन जब आपके सामने है तो उसमें से 2 महीने का निकाल सकता हूं। 10,000 यूनिट के कंजम्पशन का रॉ मटेरियल मेरे सामने है, उसमें से 2,000 का निकाल सकता हूं। जितने का निकालना है, जैसे निकालना है, जैसे सामने वाले ने आपको बताया कि मेरा रॉ मटेरियल कितना होता है, पकड़ लाएंगे, ढूंढ लाएंगे। कहां से ढूंढ के लाए? एनुअल कंजम्पशन। ऐसे 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा प्लीज।
सो इट्स एनुअल कंजम्पशन ऑफ, ये साल भर का कंजम्पशन मिल गया। नॉर्मली जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है ना, वो यूनिट्स में नहीं, टाइम में आती है, टाइम बेसिस पे आती है। 1 महीने का स्टॉक है, 2 महीने का स्टॉक है। अरे नॉर्मली हम किसी से पूछते भी है ना, तो नॉर्मली रिप्लाई अरे कितना स्टॉक पड़ा है, अरे 2 महीने का। घर पे भी हम जब कभी स्टोर में बात करते हैं, अरे कितने दिन और चल जाएगा, अरे 15 दिन का अरेंजमेंट है। यही नॉर्मल वर्ड्स आते। तो नॉर्मली जो अवेलेबिलिटी या रिक्वायरमेंट ऑफ स्टॉक होती है ना, वो टाइम बेसिस पे कैलकुलेट होती है। मैं इस एनुअल कंजम्पशन को डिवाइड कर दूं डी, डब्ल्यू या एम से, डेज, मंथ और वीक्स, तो सामने वाला मुझे डेज में आंसर देगा या मंथ में देगा या वीक में देगा, मुझे नहीं मालूम ना। यदि वो डेज में आंसर देगा तो डिवाइडेड बाय डेज करूंगा 365। वो मुझे बताएगा 2 महीने का स्टॉक पड़ा है तो मैं 12 से डिवाइड करूंगा। वो मुझे बोलेगा 4 हफ्ते का स्टॉक पड़ा है तो मैं 52 से डिवाइड करूंगा अकॉर्डिंगली। तो नीचे हमने ले लिया डी, डब्ल्यू, एम एज द इंफॉर्मेशन में बी। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जितने का रहता है, जो उसने आंसर बताया, यानी स्टोरेज पीरियड ऑफ रॉ मटेरियल। कोई डाउट? कोई फॉर्मूला का जरूरत नहीं ना, सीधे सीधे बात समझ में, क्योंकि हर बार इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली ऐसे ही आए ये जरूरी नहीं है, ट्विस्टेड हो सकती है। इसलिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हमने यहां निकाला क्या है। यहां हमने निकाला क्या है? हमने यहां निकाला है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब किसी भी दिन, जिस दिन हम ये एस्टिमेशन करने जाएं या कभी भी, हमारे गोडाउन में रॉ मटेरियल कितना होता है, कितना होता है सर? डिपेंड्स ऑन एनुअल कंजम्पशन। साल भर का कंजम्पशन कितना होता है और कितना पड़ा है? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 10 दिन, 15 दिन, 4 हफ्ते, अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर ले। एस्टिमेटेड है, अगेन फ्यूचर एस्टिमेशन दे रहे हो ना बैंक को कि ये चाहिए, ऐसा होगा, इतने महीने का मैं स्टॉक रखूंगा, उस बेसिस पे एस्टिमेशन। ये एस्टिमेटेड स्टोरेज पीरियड है। इतना साल भर में सर कंज्यूम हो जाएगा, उसमें से 2 महीने का स्टॉक रखूंगा, इट्स योर चॉइस। तो इससे रॉ मटेरियल का वैल्यू आ गया आपके पास। परफेक्ट। पहला इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल। कंपोनेंट ऑफ इन्वेंट्री नंबर 2, स्टॉक ऑफ WIP। WIP का स्टॉक कितना रखते हो, या WIP में कितना स्टॉक होता है? यानी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। स्टार्ट नहीं हुआ है तो रॉ मटेरियल है, कंप्लीट हो गया है तो फिनिश गुड्स है। लेकिन यदि मैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी फैक्ट्री में जाके देखूंगा तो डेफिनेटली कुछ माल बन रहा होगा, कुछ स्टॉक अंडर प्रोसेस होगा, और वो अंडर प्रोसेस एक दिन नहीं, हमेशा होगा। प्रोडक्शन रुकता थोड़ी है कि बंद हो, काम कंप्लीट हो गया अब ये बैठ जाओ, कंटिन्यूअसली चलता है। तो वो WIP कितना, हमेशा सर इतना तो प्रोसेस में हर बार ही रहता है। कितना स्टॉक प्रोसेस में रहता है सर? 1 महीने का, 2 महीने का, 4000 यूनिट, 2000, वही सेम 2 चीजें। तो 2000 यूनिट हमेशा प्रोसेस में रहती है, निकाल लेंगे वैल्यू। या 1 मंथ का रिक्वायरमेंट, प्रोडक्शन जितना हम टोटल साल भर का करते हैं उतना ही हम सेल करेंगे, उसमें 1 मंथ हमेशा प्रोसेस में रहता है। कोई टाइम या यूनिट। बट सर मुझे WIP की वैल्यू चाहिए, WIP की वैल्यू। अब WIP की जब वैल्यू कैलकुलेट करने जाते हो तो क्या सिर्फ रॉ मटेरियल ही प्रोसेस में होता है? लेबर लग चुकी होती है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी खर्च हो चुके होते हैं।
यानी WIP की कैलकुलेशन में, WIP के वैल्यूएशन में, COP कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट हैज 3 कंपोनेंट, रॉ मटेरियल, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ये तीनों लग चुके होते, यानी WIP हमारे 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। जितना क्वांटिटी ऑफ WIP इज अंडर प्रोसेस, जितना यूनिट इज अंडर प्रोसेस, उन यूनिट्स में कितना रॉ मटेरियल जा चुका है, कितना वेजेस लग चुका है, कितना मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लग रहा है, लगेगा, लग जाएगा, लग चुका है, उसकी वैल्यू निकाल के बता। तो लिखना नहीं, समझना सिर्फ अभी। यानी मैं कह रहा हूं रॉ मटेरियल प्लस वेजेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, सिर्फ समझेंगे यहां पे अभी। रॉ मटेरियल, वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ये तीनों मिला के, सपोज एनुअल प्रोडक्शन कितना था हमारा अभी एग्जांपल में, 10,000 यूनिट्स। एनुअल प्रोडक्शन कितना एस्टिमेट किया था हमने, मैं यहां सिर्फ वैल्यू को वापस लाता हूं। 10,000 यूनिट बनाना हमने एक्सपेक्ट किया था, जिसमें 120 का तो रॉ मटेरियल लगने वाला था, उन 10,000 यूनिट्स के अंदर 6 रुपीस की रेट से वेजेस लगने वाली थी, और उन 10,000 यूनिट पे 10 रुपीस की रेट से मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड खर्च होने वाले थे। टोटल 2,80,000 का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। कितनी यूनिट का? ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी यूनिट का है? 10,000 यूनिट का। क्लियर है? अब मैं आपको बोल रहा हूं कि 10,000 यूनिट जो साल भर का प्रोडक्शन है, उसमें से 2,000 यूनिट हमेशा प्रोसेस में होती है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 2,000 यूनिट हमेशा प्रोसेस में होती है, यानी काम शुरू हो चुका है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसी यूनिट हमेशा 2,000 वो प्रोसेस में ही रहती। तो सुन, 2,000 यूनिट जो प्रोसेस में है, उसकी वैल्यू कितनी? सर ये 10,000 की कॉस्ट है ना, तो 2,000 की निकाल देंगे। 2,000, एक मिनट सोचना यार, सॉरी। कितनी यूनिट्स है प्रोसेस में? 2,000 अंडर प्रोसेस है। ये 10,000 की कॉस्ट है, तो 2,000 की निकाल देंगे। 56,000 की कॉस्ट अंडर प्रोसेस स्टॉक की है। जो माल अभी बन रहा है उसमें 56,000 रुपए फंसे हुए हैं। ये लाइन सही लग रही है? जो माल अभी बना नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ, बनाना शुरू कर चुका हूं और बन रहा है, उस बन रहे हुए माल में, यानी फैक्ट्री में अंदर जाता हूं तो जो बिखरा हुआ पड़ा, जो मशीन पे चल रहा है, जो अभी पैक नहीं हुआ है, जो रॉ मटेरियल स्टोर रूम से निकल के फैक्ट्री में जा चुका है, वहां जो माल पड़ा है सेमी फिनिश्ड कंडीशन में, उसकी कॉस्ट कितनी है? उसमें कितना पैसा मेरा फंस गया? 56,000 फंस गया। कैसे पता चला? सर रॉ मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड तीनों लग चुके होंगे। जिस 10,000 यूनिट्स को पूरा बनाने में 2,80,000 खर्च होते हैं, उनमें से 2,000 बन रही है, उनपे कितना खर्च होता है? 56। आर यू एग्री विद दिस? आर यू एग्री विद दिस? ये 1,000 कैसे? क्या ये बात जो मैंने बोली सही है कि 10,000 यूनिट बनाने की, साल भर में 10,000 यूनिट्स बनाने की कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट
80,000 रुपीज आती है, जिसमें 1,20,000 का मटेरियल लग जाता है, बनाने में 60,000 की लेबर लग जाती है और 1 लाख रुपए का मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लग जाता है और टोटल कॉस्ट आती है 2,80,000। कितनी यूनिट्स की? 10,000 की। सर इसमें से 2,000 प्रोडक्शन में पड़ी है, अंडर प्रोसेस है, तो उन 2,000 की कॉस्ट क्या होगी? सर ये 10,000 की टोटल कॉस्ट आती है 280, तो 2,000 की निकाल देते। कितना प्रपोर्शन हाँ सर थोड़ा सा गलती कर रहे हो, थोड़ा सा गलती कर रहे हो। ये जो 2,000 यूनिट्स की आप कॉस्ट निकाल के लाए हो ना, ये 2,000 यूनिट की जो कॉस्ट आप निकाल के लाए हो ना, ये कंप्लीटेड 2,000 यूनिट की कॉस्ट है। ये कॉस्ट आपने जो यहां लिखी है ना, ये यूनिट्स बनने के बाद की कॉस्ट है। इसके बेसिस पे आप उन यूनिट्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हो जो अभी बन रही है। मतलब अंडर प्रोसेस बनने में 280 लगता है, बनने के बाद कैलकुलेट करता हूं उस यूनिट की कॉस्ट। 10,000 यूनिट पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो गई? 28 रुपी पर यूनिट कॉस्ट आ रही है मेरी। ये 28 रुपी पर यूनिट कॉस्ट फिनिश्ड यूनिट की कॉस्ट है। बट आप जिस यूनिट की बात कर रहे हो दैट इज तो अंडर प्रोसेस, क्या उस पे भी इतना ही खर्चा हो चुका है? सर पूरी वेजेस भी लग चुकी होती, पूरा मटेरियल भी डाल चुके होते, पूरा ओवरहेड भी पे कर चुके होते, तो फिर तो बन चुकी होनी चाहिए थी ना। फिर वो WIP कैसे बोल रहे हो उसको? कह रहे हो सारा खर्चा हो गया और अभी भी कह रहे हो अंडर प्रोसेस है। यदि वो अंडर प्रोसेस है इसका मतलब काम पूरा, और काम यदि पूरा नहीं हुआ है तो खर्चा भी पूरा नहीं लगा होगा। कितना खर्चा लगा वो बताओ, वो चेक करो। ये जो आया है ना ये गलत है। हाँ यदि ये फिनिश्ड की निकाल रहे होते तो सही है। यदि मैं ये बोलूं कि फिनिश गोडाउन के अंदर 2,000 यूनिट रखी हुई है, उनकी कॉस्ट कितनी है, उनकी कॉस्ट कितनी है, वो तो सही है। 2,000 फिनिश्ड हो चुकी हैं, उनकी कॉस्ट मांग रहे हो तो सही है। लेकिन जो प्रोसेस में उनकी कॉस्ट तो गलत है, क्योंकि प्रोसेस में यदि वो यूनिट्स हैं तो खर्चा पूरा लगा, ये जरूरी कितना लगा सर। तो उसके लिए आपको यह बताना पड़ेगा कि जो अंडर प्रोसेस यूनिट्स हैं उस पे कितना पैसा खर्च हो चुका है। ये कैसे पता करेंगे हम सर अंडर प्रोसेस में कितना खर्च हो चुका है? तो पता करो ना। आप देखो एक यूनिट को बनाने में 12 रुपए का रॉ मटेरियल लगता है, क्या पूरा 12 रुपए का रॉ मटेरियल डाल दिया प्रोसेस में? एक यूनिट को बनाने में 6 रुपए की लेबर लगती है, क्या पूरी लेबर दे चुके हो? ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट वाइज, नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे। कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल डालना पड़ता है वो डे 1 पे एक साथ डालना पड़ता है, तो काम शुरू होता है। चाय बनाने के लिए पतीली रख दी, दूध, पानी, शक्कर, चाय पत्ती, इलायची, लौंग सब डाल दी, अब बन रही है। मटेरियल तो सारा का सारा एक साथ कंज्यूम हो चुका, लेबर लग रही है, जब तक बनेगी नहीं जब तक खड़े रहना है, लेबर लग रही है। अभी कितनी लग चुकी सर? अभी चाय आधी बन चुकी है तो आधी लेबर लग चुकी हो। एक्सपेंसेस, गैस का खर्चा लग रहा है। दूसरा प्रोडक्ट ले लेते, फर्नीचर बना रहे सर, पहले तो वुड आएगी, जब तैयार हो जाएगा फिर आयरन आएगी,
जब फ्रेम बन जाएगा तो प्लाई आएगी, फिर उसके बाद कुशंस लगेंगे, मतलब मटेरियल भी स्टेज में लग रहा है। आप WIP की स्टेज पे हो, कहां हो सर? आधा काम हो चुका, मतलब प्लाई तक हो चुका, तो प्लाई तक का ही रॉ मटेरियल लगा होगा ना। कुशंस और व्हील लगने तो अभी, तो उसका खर्चा तो हुआ ही नहीं होगा। वो कहां पड़ा होगा? वो रॉ मटेरियल में पड़ा होगा। WIP में तो आया ही नहीं है वो अभी तक। लेबर, सर लेबर भी आधी लगी है, आधी लगना बाकी है। इसका मतलब ये जो कॉस्ट है तो पूरे बनने की कॉस्ट है। जब मैं WIP की कॉस्ट निकाल रहा हूं तो पूरी कॉस्ट लग चुकी है। जरूरी ये डिपेंड करता है कि आपका जो WIP है वो किस स्टेज पे है, कितना कंप्लीट हो चुका है। और जितना कंप्लीट हो चुका है उसमें भी रॉ मटेरियल कितना लग चुका है, वेजेस कितना और ओवरहेड कितना लग चुका है। मतलब WIP की कॉस्ट डिपेंड करती है पहले तो फैक्टर्स पे, और दूसरा उसकी कंप्लीशन स्टेज पे। जितनी कंप्लीशन स्टेज होगी उतना ही तो खर्चा हुआ होगा उसमें। ऐसे वैल्यूएशन करो, तब WIP की करेक्ट वैल्यू निकल के आएगी। बात क्लियर हुई? समझ में आया? चलो इसको लेते हैं। इसका मतलब जो ये मैं यहां कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा था, ये जो मैं कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा था ये तरीका गलत है। तीनों को टोटल नहीं कर सकते। क्यों? तीनों की कंप्लीशन स्टेज अलग अलग हो सकती है। दे कैन से कि रॉ मटेरियल तो 100% लग जाता है, वेजेस 80% लग जाती है, एक्सपेंसेस 50% लग चुके हैं। बताओ भाई फिर कितना लग चुका है? तीनों की रेट कंप्लीशन स्टेज अलग अलग है तो तीनों का अलग अलग निकलना पड़े। वो आके बोलता है सर WIP हाँ 50% कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब मटेरियल भी 50% जा चुका है अंदर, वेजेस भी 50% लग चुकी, ओवरहेड भी 50%, टोटल कर लो 50% कर देते। तो यानी WIP का पहला कंपोनेंट है आपका रॉ मटेरियल। WIP में जो यूनिट्स पड़ी हैं, WIP में जो यूनिट्स रखी हैं, उन यूनिट्स के अंदर कितने अमाउंट का रॉ मटेरियल खर्च हो चुका। अब वो इंफॉर्मेशन अगेन ये मुझे दो लैंग्वेज में देंगे। तो WIP यूनिट्स 2000 की, या WIP में जो माल पड़ा है ना ये 1 महीने का, वही टाइम बेसिस और यूनिट। मेरे पास रॉ मटेरियल का कंजम्पशन कौन सा है? पूरे साल का, पूरे ईयर का एनुअल कंजम्पशन ऑफ, ये पूरे साल का कंजम्पशन है। इसमें से WIP में कितना है? बोले सर 1 महीने के बराबर, 2 महीने के बराबर, या 2000 यूनिट के बराबर, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो डिवाइडेड बाय वही DWM और मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन पीरियड। सर WIP में जो माल है ना उसे बनने में 2 महीने लगते हैं, तो 2 महीने तक कहां पड़ा रहता है? WIP में, दैट इज द कन्वर्जन पीरियड। W पिछले मेथड का W, ऊपर पिछले मेथड का क्या यूज किया था? R रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, और फिर भी मल्टीप्लाई बाय कंप्लीशन स्टेज मत भूल जाओ, क्योंकि जब तक कन्वर्जन पीरियड डाला ना इसमें आपने पूरा 100% रॉ मटेरियल कंजम्पशन में जा चुका है ये माना है, जबकि ये जरूरी नहीं है। कितना जा चुका है ये भी वो बताएंगे। हमें क्या मालूम आपका प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा है, कि आप पूरा रॉ मटेरियल डे 1 पे डाल देते हो या 20% डालते हो, 50,
whatever जो भी है वो बता देंगे कि आज की कंप्लीशन स्टेज क्या है इन रेस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल। बी वेजेस, टोटल वेजेस साल भर में कितनी लगेगी, DWM सेम। कन्वर्जन पीरियड तो WIP का है ना, वो तो सेम ही रहेगा ना। मैं इनके 3 टुकड़े क्यों कर रहा हूं, स्टेज ऑफ कंप्लीशन यदि अलग अलग हो तो 3 टुकड़े करने, अलग अलग कैलकुलेशन। बाकी कन्वर्जन पीरियड तो सेम ही है सभी। WIP का कन्वर्जन पीरियड होता है ना, वो तो सेम ही होगा। सी MOH क्या ख्याल, समझ में आ गई यहां तक। सर कंप्लीशन स्टेज क्वेश्चन बताएगा, नहीं बताए तो फिर वहां आता है अपना अजम्पशन। यदि एक लाइन लिख दे, प्रोडक्शन प्रोसेस कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन incurred or occurred evenly throughout the year, evenly throughout the year, evenly throughout the year मतलब तीनों सेम स्टेज पे है, देन दैट evenly throughout the year का assumption है 50%। तो यहां कुछ assumption स्टार मार्क डाल के बना के लिखें। और इन जनरल जो अजम्पशन है वो रॉ मटेरियल की अजम्पशन 100% होती है, वेजेस एंड MOH की अजम्पशन 50% की होती है, जो बहुत कॉमनली यूज की जाती है। तो मैं ये इवनली थ्रू आउट द ईयर भी बोल रहा हूं, वो आएगा वेजेस एंड ओवरहेड के लिए। वेजेस एंड ओवरहेड इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर, और रॉ मटेरियल के खामोशी रख लेगा। रॉ मटेरियल में वो चुप रहेगा, साइलेंट रहेगा, खामोश रहेगा, आपकी अजम्पशन होगी 100%। रॉ मटेरियल पूरा एक साथ ही लगाना पड़ता है। वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के लिए वो खामोश नहीं रहेगा, वो लिख देगा वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर, तो उनकी आपकी अजम्पशन रहेगी 50%। और क्वेश्चन उनके बारे में भी खामोश है, तो आप अजम्पशन लेंगे assuming wages and overhead incurred evenly throughout the year, so degree of completion या completion stage is 50%। तो in absence of information आपकी assumption ये रहेगी stage of completion के रिस्पेक्ट में। क्लियर। थर्ड कंपोनेंट, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। थर्ड कंपोनेंट है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स।
स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिनिश गुड्स में तो चर्चा करने की बात ही खत्म हो गई। जब डब्ल्यूआईपी की बात करने गए थे तो डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स में क्या डिफरेंस है? वो कंप्लीशन स्टेज का मैटर नहीं है फिनिश गुड्स के साथ। फिनिश गुड्स का मतलब ऑलरेडी 100% कंप्लीटेड, और जो 100% बन के रेडी है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब रॉ मटेरियल प्लस वेजेस प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, सारा खर्चा लग चुका है, सारी यूनिट्स बन चुकी हैं, बट बिकना बाकी। बिकने से पहले वो हमेशा गोडाउन में रहती है। तो जितना हमारा पूरे साल भर का 10,000 का प्रोडक्शन है, क्या पूरा 10,000 बनते ही बिकता है? नहीं सर, बनता है, गोडाउन में जाता है, कुछ टाइम तक पड़ा रहता है, फिर बिकता है। अच्छा, किसी भी टाइम पे बनी हुई यूनिट गोडाउन में कितनी रहती है? सर 1,000 यूनिट हमेशा गोडाउन में मिलेंगी आपको फिनिश्ड, या सर 1 महीने का कंजम्पशन, 1 महीने का स्टॉक हमेशा गोडाउन में मिलेगा? 1 महीने का, ये पूरे साल का है, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय स्टोरेज पीरियड ऑफ फिनिश गुड्स। ऊपर वाला एफ फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, यहां कोई डिग्री ऑफ कंप्लीशन का तो मैटर ही नहीं है, तो वैसे ही 100%। और ये इंफॉर्मेशन यूनिट्स में आ जाएगी तो डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट मल्टीप्लाई बाय स्टॉक यूनिट्स। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। फोर्थ कंपोनेंट डेटर्स। डेटर्स कितने हैं सर? ना सर, ये ना पूछो डेटर्स कितने, ये पूछो डेटर्स में पैसा कितना फंसा है। पैसा कितना फंसा है? जेब का, जेब का डेटर्स। फाइनेंस मांगने जा रहे हो ना, तो फाइनेंस मांगने तो उस चीज के लोगे जो जेब से खर्च करना है। तो डेटर्स में कितना पैसा फंसा है? सर जितने की सेल हुई है उसकी कॉस्ट वो मेरी जेब से फंसी है। क्या क्रेडिट में सेल करते हो? हाँ, सेल करते ही पैसा आ जाता है ना, कुछ टाइम में आता है। ऑन एन एवरेज कितने टाइम में डेटर से कलेक्शन आ जाता है? जितना टाइम डेटर से कलेक्शन निकालने में लगेगा उतने दिन या उतने टाइम तक आपका पैसा डेटर्स में ब्लॉक रहेगा। सो ऑन एन एवरेज डेटर्स 30 डेज में पेमेंट करते हैं। पूरे साल भर में 10,000 का माल बेचता हूं,
पूरे साल में 10,000 यूनिट सेल करता हूं, पूरे साल में 10,000 यूनिट्स बनाता हूं और बेच देता हूं, और जो यूनिट बेचता हूं उसका पैसा 30 दिन में आता है। तो ऑन एन एवरेज हमेशा 30 डेज में डेटर यदि पेमेंट करेंगे तो ये कहने कि पूरी सेल का 30 डेज जितना अमाउंट ब्लॉक रहेगा। डेली की सेल कितनी होती है और 30 दिन का पेमेंट साइकिल है। आज का पेमेंट 30 दिन बाद, कल का पेमेंट 31 डेज बाद, परसों का पेमेंट 32 डेज बाद, यही साइकिल है। तो इन शॉर्ट यूं कहें तो हमेशा 30 दिन का पेमेंट ब्लॉक रहता है, 30 डेज की सेल के बराबर का पेमेंट ब्लॉक रहता है। तो डेटर्स के लिए क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑलवेज 30 डेज के बाद ही पेमेंट करेगा, ये मान। एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब यही होता है। या एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब ऑन एन एवरेज दिस मच टाइम डेटर्स टेक टू पे। तो यदि मेरा पूरे साल भर का सेल 12 लाख रुपीस का है और डेटर मुझे 1 मंथ में पेमेंट देता है, तो ऑलवेज 1 लाख का पेमेंट मेरा ब्लॉक ही रहेगा। पहले मंथ की सेल 1 लाख जिसका पेमेंट आएगा 1 महीने बाद, जब तक दूसरे मंथ की सेल हो जाएगी 1 लाख उसका पेमेंट आएगा उसके 1 महीने बाद। तो हमेशा 1 लाख के डेटर्स दिखेंगे। जनवरी की सेल का पेमेंट फेब में आता है तो जनवरी में 1 लाख के डेटर, फेब की सेल का पेमेंट मार्च में आएगा तो फेब में भी 1 लाख के डेटर, मार्च की सेल का पेमेंट अप्रैल में आता है तो मार्च में भी 1 लाख के डेटर। ऑन एन एवरेज हमेशा 1 लाख के डेटर रहेंगे। यहां पे भी वही कॉन्सेप्ट है, इवनली थ्रू आउट द ईयर, सेल इनकर्ड इवनली। किसने बोला 12 लाख का साल भर का सेल होता है तो हर महीने 1 लाख का होता है? बट हम मान रहे हैं इवनली, अदरवाइज तो कैलकुलेशन ही पॉसिबल नहीं हो पाए। तो क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब जो क्रेडिट में सेल हुई है उसकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स। वो क्रेडिट उठा के उधर रख दो, ये हमारा क्रेडिट मैंने यहां रखा है ना, इस क्रेडिट को यहां डाल दो पीछे। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स, कॉस्ट चाहिए, क्रेडिट सेल की कॉस्ट चाहिए। जो पार्ट कैश में सेल हो जाता है उसकी कहां बात कर रहे हैं, वो पैसा तो उसी वक्त आ जाता है। अभी मैं बोलूं कि पूरे साल में मेरी 12 लाख की सेल होती है या पूरे साल में मेरी 10 लाख रुपए की सेल होती है, उसमें से 30% तो कैश में होती है, तो 10 लाख में से 3 लाख तो बेचते ही मिल जाते हैं। उसके लिए फाइनेंस मांगने जाओगे, फाइनेंस किसके लिए मांगोगे? 7 लाख। भाई 7 लाख की क्रेडिट सेल होती है तो क्या पूरी साल ही पैसा नहीं आता क्या? नहीं सर, मंथली। तो फिर 7 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 जो भी टाइम पीरियड है। तो क्रेडिट कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय वही सेम DWM मल्टीप्लाई बाय एवरेज कलेक्शन पीरियड। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब यहां 2 टर्म यूज कर रहे हैं हम, एक तो कॉस्ट ऑफ सेल्स होनी चाहिए और उसका क्रेडिट वाला पार्ट, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी विल अज्यूम दैट टोटल सेल्स इज ऑन क्रेडिट, तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स उठा लेंगे। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल्स पे कैसे आएंगे, क्या आएंगे, वो सब बातें और करेंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट करंट असेट का, प्रीपेड एक्सपेंसेस। सर कुछ एक्सपेंसेस हम एडवांस में भी पे करके चलते हैं, उनका भी तो फाइनेंस चाहिए। कुछ एक्सपेंसेस हम एडवांस में पे करके चलते हैं, उनका भी फाइनेंस चाहिए। ऐसा कौन सा खर्चा है जो एडवांस में करते हो? सर साल भर का एडवर्टीजमेंट का खर्चा हमने एक साथ ही दे दिया, रेंट हमने साल भर का एक साथ दे रखा है, या 2 महीने का एडवांस चलता है रेंट मेरा, 2 महीने का
एडवांस चलता है हमेशा। 2 महीने का एडवांस चलने का मतलब 2 महीने का रेंट हमेशा पैसा फंसा हुआ, उसके लिए भी फाइनेंस। एडवांस में इनकम टैक्स पे करते हैं सर, हाँ सॉरी, उसके लिए मत मांगना फाइनेंस। एडवांस में इनकम टैक्स पे करते हो, कमाई में से देना होता है सर। एडवांस में इनकम टैक्स देते हैं, कमाई में से देना होता है। कमाई तो हुई कहां, एडवांस में दिया है। बात करेंगे, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, बिल्स पेबल वो भी डेटर्स के साथ ही चलेंगे। बिल्स रिसीवेबल, कुछ डेटर्स इमीडिएटली बीआर पहुंचा देते हैं हाथ में, लो सर पेमेंट हो गया। डेटर्स तो कम हो गए, अरे पर बीआर आ गए, उनका पेमेंट तो हो गया। 3 महीने का बीआर है तो 3 महीने में आएगा पेमेंट, तो उनका कलेक्शन पीरियड 3 महीने हो गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय DWM मल्टीप्लाई बाय एडवांस पेमेंट पीरियड। और लास्ट है कैश। कुछ लिक्विड कैश भी रखते हैं सर हम, जरूरी है डे टू डे एक्सपेंसेस को पे करने के लिए लिक्विड कैश तो बैंक में होना ही चाहिए। तो कैश या बैंक बैलेंस कितना रखते हो, ये हम कैसे बताएं, ये तो वो बताएगा कि कितना कैश जेब में चाहिए। हर आदमी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं बताएगा तो नहीं रखते। ये तो इलॉजिकल बात होगी कि क्वेश्चन में कैश बैलेंस कितना रखते हैं ये बताया नहीं है और हम भी लेके चल रहे हैं। नहीं है, कैश थोड़ी सोच सकता हूं कितना रखते हैं, मैं भी ना लूं। प्रैक्टिकली हो नहीं सकता ना, प्रैक्टिकली तो कैश होगा। सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल पे जाते हैं तो वहां के स्टडी मटेरियल में कैश नहीं दिया है मतलब कैश ही नहीं है। और सीए इंटर के स्टडी मटेरियल में जाते हैं तो वहां कैश नहीं दिया तो वहां कैश है, अजम्पशन। दैट इज मोर लॉजिकल। अब अजम्पशन किस बेसिस पे लोगे, फिर वो बेसिस आपका है। सर हम 1 महीने का जितना खर्चा होता है ना उतना कैश तो हमेशा जेब में रखते हैं, मेरी अजम्पशन है। आई कीप कैश इक्वल टू द 1 मंथ रिक्वायरमेंट फॉर एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव। ये खर्चा 1 महीने जितना मेरी जेब में होना चाहिए, दैट इज अजम्पशन। और अजम्पशन बहुत सारी होंगी जिनकी बात मैं एक साथ करूंगा। अभी कैश बैलेंस कितना होगा, दे विल गिव यू, दे विल प्रोवाइड यू। यह आ गई आपकी टोटल करंट असेट। और इसमें से किन्हें निकाल दें, करंट लाइबिलिटीज में पहला कंपोनेंट क्रेडिटर फॉर गुड्स, क्रेडिटर फॉर गुड्स किस पे डिपेंड करेगा, क्रेडिट परचेस पे। क्रेडिट परचेस ये पूरे साल की, वही DWM मल्टीप्लाई बाय पेमेंट पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड। अब तो समझदार हो गए करते करते आप लोग, पता ही चल गया कैसे निकालना है। पूरे साल भर के लिए कितना रॉ मटेरियल खरीदा, 2 महीने का क्रेडिट मिलता है सर हमें सप्लायर से, तो साल भर का रॉ मटेरियल 12 लाख का, तो 2 महीने का 2 लाख का, 2 लाख की क्रेडिट मिलती है। क्रेडिटर हो गए 2 लाख रुपीस के। और क्रेडिट एक जगह और मिलती है, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस जिन्हें हम उनके घर के नाम से जानते हैं,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंस ऑफ द ईयर, सर एक महीने का खर्चा, एक महीने की वेजेस आउटस्टैंडिंग होती है। हाँ, नॉर्मली सैलरी एक महीने की आउटस्टैंडिंग होती है। जनवरी की सैलरी फैब में देते हैं, फैब की मार्च में देते हैं, मंथली आउटस्टैंडिंग चलती है। वेजेस हो सकता है फोर्टनाइटली आउटस्टैंडिंग चले, 15-15 दिन में देते हैं। वेजेस हो सकता है वीकली आउटस्टैंडिंग चले, सर वीकली देते हैं, आउटस्टैंडिंग वीकली रहती है। पहले हफ्ते की वेजेस सेकंड में, सेकंड की थर्ड में, वीकली जो भी है। टोटल एक्सपेंस डिवाइडेड बाय वही मल्टीप्लाई बाय डिले इन पेमेंट। या लैग इन पेमेंट, जो भी शब्द यूज किया जाए, या आउटस्टैंडिंग पीरियड, कोई भी नाम, डिले इन पेमेंट, लैग इन पेमेंट, कितने टाइम का लैग रखते हो, कितना डिले पे करते हो। अब चाहे वेजेस हो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हो, सेलिंग ओवरहेड हो, एडमिनिस्ट्रेटिव, जो भी खर्चा हुआ उसका आउटस्टैंडिंग। ये आ गई आपकी करंट लायबिलिटी। नॉर्मली दो ही, और फिर हमें मिल जाएगी एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। एस्टिमेटेड है सर, और एस्टिमेशंस 100% सही होते हैं क्या? नहीं होते। तो क्या बैंक के पास इसी एस्टिमेशन को लेके पहुंच जाए? हमें मालूम है वैसे ही पूरी नहीं देने वाला, तो हम खुद ही मार्जिन ले। सर हमने ये तो आज की रेट पे एस्टिमेट किया है, इन्फ्लेशन है। आज सोच रहा हूं 1 लाख का रॉ मटेरियल लगेगा साल भर के लिए, साल भर में 1 लाख का नहीं, 1,10,000 20,000 हो सकता है सर, इन्फ्लेशन है। तो ये तो मेरा लोअर साइड एस्टिमेशन है, इसमें मैं प्लस कर देता हूं कंटिंजेंसीज। ये हो गई WC रिक्वायर्ड। कंटिंजेंसी और ऐड कर दो। कितनी कंटिंजेंसी? अब वो जितनी उसको लग रही है वो बता रहा है, तो वो बता देगा 10% कंटिंजेंसी, 5% कंटिंजेंसी, जितना भी उसकी इच्छा। और कंटिंजेंसी में भी गेम खेल जाते हैं। कंटिंजेंसी मार्जिन इज 10% एक्सेप्ट कैश। कैश में कौन सी कंटिंजेंसी? हाँ, मैं बोल रहा हूं 50,000 का कैच रखता हूं, 50,000 ही रखूंगा ना, उसमें कौन सी कंटिंजेंसी की? सोचा 50 था, हो गया 55। कंटिंजेंसी रॉ मटेरियल खरीदने की कॉस्ट में हो सकती है, कंटिंजेंसी वेजेस के पेमेंट में हो सकती है, कैश रखने में कौन सी कंटिंजेंसी? तो बोल सकता है कंटिंजेंसी 10% एक्सेप्ट कैश, तो पूरी कैलकुलेशन में कंटिंजेंसी निकालते वक्त ऊपर से कैश उड़ा लेना, छुपा लेना, और बचे हुए वर्किंग कैपिटल की कंटिंजेंसी निकाल। कंटिंजेंसी बोल सकता है 10% ऑफ करंट असेट एक्सेप्ट कैश, उसकी चॉइस है। तो सिर्फ करंट असेट एक्सेप्ट कैश, जो बची हुई करंट असेट का 10% कंटिंजेंसी होगा। वो यहीं पे सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वाली बात है। कॉन्सेप्ट बहुत लिमिटेड है इसके अंदर, मेन है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, जहां कई जगह अजम्पशंस, कैलकुलेशंस, बहुत सारी चीजें। मतलब 25-30 क्वेश्चंस तो वैरायटी में मिनिमम साइड पे निकल जाए। सो यहां तक क्लियर है बात सारी? एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल इंडिविजुअल कंपोनेंट वाइज। अब यहां चलेंगी कुछ अजम्पशंस, इसमें कुछ कॉमन अजम्पशंस में पहली सबसे इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन assuming cash cost basis. Calculation will be based on cash cost method. All calculation will be assuming cash cost basis. Cash cost basis. Cash cost मतलब जेब से लगने वाली कैश कॉस्ट पे ही कैलकुलेशन होगी।
वो कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगी जो जेब से नहीं लगी या जो जेब से कैश में नहीं लगी। मतलब क्या मना कर रहा है, क्या नहीं लेने को बोल रहा है? और डेप्रीसिएशन, ये बोल रहा है अपनी पूरी कैलकुलेशन में कहीं भी डेप्रीसिएशन मत घुसेड़ देना, क्योंकि डेप्रीसिएशन कॉस्ट का पार्ट तो होता है बट जेब से खर्च नहीं होता, नॉन कैश है। सो डेप्रीसिएशन शुड बी एक्सक्लूडेड। कहां से, कहां छुपा हुआ होगा डेप्रीसिएशन हमारा? कहां छुपा हुआ होगा डेप्रीसिएशन हमारी कैलकुलेशन में? ओवरहेड्स के अंदर घुसा पड़ा होगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड या सेलिंग ओवरहेड। मशीन का डेप्रीसिएशन मैन्युफैक्चरिंग में छुपा हुआ होगा, ऑफिस का डेप्रीसिएशन एडमिनिस्ट्रेटिव में छुपा हुआ होगा, शोरूम का डेप्रीसिएशन सेलिंग में छुपा होगा। जहां छुपा है ढूंढ के एक्सक्लूड कर दो। फ्रॉम MOH, AOH, SOH, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग ओवरहेड, जहां छुपा है निकाल दो, नहीं चाहिए। और दूसरा, डेटर्स शुड बी कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स। मतलब सेल्स पे नहीं, किस पे चाहिए? कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। यानी सेल्स यदि है तो सेल्स में से दो कंपोनेंट उड़ा दो, प्रॉफिट उड़ा दोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी कौन सी कॉस्ट ऑफ सेल्स? कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स। कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब इसमें भी डेप्रीसिएशन छुपा है भाई। डेप्रीसिएशन तो कॉस्ट के हर पार्ट में घुसा हुआ होगा। तो जब कॉस्ट ऑफ सेल्स ले रहे हो तो प्रॉफिट हटा दिया, खुश हो गए, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अरे नहीं, डेप्रीसिएशन छुपा हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं चाहिए, कैश चाहिए। डेप्रीसिएशन उस कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट हो सकता है, शुड बी एक्सक्लूडेड। या सीधा सीधा चल जाओ, रॉ मटेरियल प्लस वेजेस प्लस ओवरहेड एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, सीधे सीधे आ जाओ। और सीधे सीधे नहीं आ रहे हो, रिवर्स जा रहे हो, तो सेल्स में से प्रॉफिट और डेप्रीसिएशन दोनों हटा दो। यानी और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस वेजेस प्लस MOH प्लस AOH प्लस SOH, और ये जो OH है उसमें एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन। Is it clear? एक और इंपॉर्टेंट असम्पशन, इन एब्सेंस, एब्सेंस तो रहेगा ही रहेगा। एक और असम्पशन है, ओपनिंग स्टॉक विल बी इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। किसका? किसका ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के बराबर होगा? जिसमें गिवन रॉ मटेरियल हो, WIP हो या फिनिश गुड्स हो। और जब दोनों बराबर अज्यूम कर लिए तो हर कैलकुलेशन में दोनों की ही इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। कंजम्पशन निकालना है, ओपनिंग क्लोजिंग इक्वल है, इंपॉर्टेंस
खत्म, कंजम्पशन इज इक्वल टू परचेजेस। एसओजीएस निकालना है सीओपी से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स सेम, तो इंपॉर्टेंस खत्म, जो ही सीओपी है वही सीओजीएस है। एक एग्जांपल देखते हैं, परचेज कैसे आती है। हाँ, इक्वेशन वही हमारी, कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ऐसे परचेजेस आती है रॉ मटेरियल की। कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ऐसे आती है, पक्का। और अभी हमने क्या माना, ये दोनों इक्वल, तो क्या बचा, परचेज इक्वल्स टू, आपको कभी भी क्वेश्चन में रॉ मटेरियल परचेज गिवन ही नहीं होगी, हमेशा परचेज निकालनी पड़ेगी। परचेज एक जगह चाहिए होती है, कहां, किस कैलकुलेशन में परचेज चाहिए थी, क्रेडिटर की कैलकुलेशन के लिए परचेज चाहिए होती है, और परचेज क्वेश्चन में होगी ही नहीं कभी भी, तो हमें हमेशा परचेज निकालनी होगी। तो अजम्पशन क्या हो गई, परचेजेस इक्वल्स टू, अजम्पशन नहीं है, ये तो आउटकम है अजम्पशन का। अजम्पशन क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। हमने बोला कि सर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में स्टॉक की नहीं आती, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की तो इंफॉर्मेशन आती है, क्लोजिंग स्टॉक की तो सबकी इंफॉर्मेशन आती है, क्वेश्चन में नहीं आती, हमें आती है कैलकुलेशन। हमने ऊपर ये जो भी कैलकुलेशन की, सब में कौन सी कैलकुलेशन की है, क्लोजिंग स्टॉक की। तो ये तो बोल ही नहीं सकते कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन नहीं है, नहीं गिवन होगा, आपने निकाल लिया होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी निकाल लिया होगा। इसीलिए मैंने बोला ना कौन सा वर्ड अब यहां रिलेट कर रहा हूं। क्वेश्चन आपको स्टॉक ऑफ मटेरियल, स्टॉक ऑफ गुड्स नहीं देगा, लेकिन फिर भी आपके पास स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, WIP है, क्योंकि आपने कैलकुलेट किया है, या आपने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैलकुलेट किया है, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कैलकुलेट किया है, और ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, नीचे आ जा भाई, ये फिनिश गुड्स कैलकुलेट किया है ना। और फिर जब मैंने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लिया, मैंने मान लिया मेरा ओपनिंग किसके बराबर है, क्लोजिंग के, इसलिए हो गया 0। क्या बचा, परचेज इक्वल्स टू, क्या ये 100% करेक्ट है और हमेशा करेक्ट है, जब ओपनिंग गिवन है तब करेक्ट, तब तो लगानी पड़ेगी, और वो तो मिलेगी। जब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है तो इक्वेशन काम आएगी, ओपनिंग उन्होंने दे दी, क्लोजिंग हमने निकाल ली, परचेज मिलेगी। और छोटा सा वर्ड आता है, छोटा सा, पूरा क्वेश्चन बर्बाद कर देता। क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, XYZ स्टार्ट अ न्यू यूनिट इन विजयनगर, न्यू यूनिट में आपको वो ओपनिंग स्टॉक दे रहा है 0। न्यू यूनिट का ओपनिंग स्टॉक होता ही नहीं है, तो क्या बचा, परचेज इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक आपने निकाल रखा है। अब वहां अपने परचेजेस इक्वल टू कंजम्पशन ले लिया, उड़ गया क्वेश्चन पूरा, क्योंकि न्यू स्टेब्लिश यूनिट, न्यू बिजनेस, न्यू यूनिट, न्यू वेंचर, न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी, कहीं भी ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा इन केस ऑफ न्यू यूनिट।
तो कई जगह हम यूं बोल देते हैं, कोई बोल देता है अजम्पशन है परचेज इक्वल टू कंजम्पशन, आई से नो, अजम्पशन है ओपनिंग इक्वल टू क्लोजिंग, जिस दिन ओपनिंग दे दे ये आपकी अजम्पशन खराब हो जाती है, कंजम्पशन इज इक्वल टू परचेसेस, और न्यू यूनिट दे दे तो ही अजम्पशन खराब हो जाती है। डन, चलिए यहां तक एक बार पूरा रिवाइज करके रखिएगा, चीजों को वापस समझिएगा, आगे कल कंटिन्यू करेंगे इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। बाय, थैंक यू।